stage our next speaker. Now we are going to listen to the most distinguished personality, none other than Mr. Ajay Kumar Thakur. He is a capital market professional with over 26 years of experience in India's leading custodian and stock exchange. His key roles were the depository by the regional stock exchange, derivatives and equity market development, and SME and startup platform development. He serves on the Indian Merchant Chamber Executive Committee, jury member of India SME Forum and the GLA University Advisory Committee. He has worked with the Stock Holding Corporation of India, Vadodara Stock Exchange and BSE. The BSE's derivatives market has grown significantly since his arrival, and he has been actively involved in opening regional offices across the country. Currently, he is responsible for BSE SME and startup development and launched India's first SME and startup platform. So, ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for Mr. Ajay Kumar Thakur? I would like to speak in English, in Hindi. परम आदरणीय गुरुजी महाराज, पराग जी, यहाँ पे आए हुए तमाम अतिथिगण, गुरुजी की भाषण सुन के तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं आकर के क्या बोलूँ आप सभी लोग को और कैसे संबोधन करूँ। और मेरे ख्याल से रीबिल्ड, रीडेवलप, रीडिजाइन, ये सब सिर्फ इतने ही नहीं थे, इसके अलावा अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट और पता नहीं कितने सारे पहलू को छू लिया कि अगर ये सारी चीज़ों को अपने आप में अगर ढाला जाए तो मेरे ख्याल से मनुष्य का परिवर्तन जो है वो पूरी तरह से संभव है। और ये जो महाभारत का युद्ध है वो शायद आंतरिक युद्ध था जो कृष्ण जी ने समझाया अर्जुन को, और शायद वो आंतरिक युद्ध का जीतना ही महाभारत को जीतने के समान था। लेकिन एक परेशानी है, इससे पहले भी लोगों ने बताया कि हम तो बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं लेकिन उसको आत्मसात नहीं कर पाते, अपने आप में ढाल नहीं पाते हैं। और मुझे महाभारत की ही वो बात याद आती है जहाँ पे द्रोणाचार्य ने सबको समझाया कि सदा सत्य बोलो, और बोला कि आप सब लोग याद करके आओ। दूसरे दिन सब पूरे कौरव और पांडव लोगों ने बता दिया कि हाँ सदा सत्य बोलो, सबको पता था सदा सत्य बोलो। लेकिन युधिष्ठिर को 7 दिन लग गया ये बात समझने में कि सदा सत्य बोलना कितना डिफ़िकल्ट था। और 7 दिन के बाद जब द्रोणाचार्य जी का उनको थप्पड़ लगा तो उन्होंने बोला कि हाँ अब मैं समझ गया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, और ज़िंदगी भर उन्होंने सदा सत्य बोला। तो हमें जो है ये सारी चीज़ें जो हम सुनते हैं उसको आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ये आत्मसात कर लेते हैं तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, और विश्व गुरु तो हम बन ही सकते हैं। 200 साल पहले, 500 साल पहले हमारा 27% जीडीपी ग्रोथ था, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था, वो इंडिपेंडेंस के समय आकर के हार्डली 1 और 2% रह गया। तो मेरे ख्याल से अब जो है देश प्रगति के रास्ते पे है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं 26 साल उन्होंने बोला बीएसई में, या 26 साल तो बीएसई में हो गया, टोटल 29 साल से मैं कैपिटल मार्केट में ही हूँ। मेरे ख्याल से जितने भी बिजनेसमैन हैं और सारे ऑर्गेनाइजर्स, बैंक तो समझते हैं, कैपिटल मार्केट बहुत कम समझते हैं। तजुर्बा के जो संयोजक है उन्होंने भी बीएसई और एनएसई का नाम नीचे रखा, चेयर के पीछे छुप गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक तो दिख रहा है। मेरे ख्याल से जो है हम बिजनेसमैन जो है, मैक्सिमम बिजनेसमैन वो इनकम जनरेशन समझते हैं, वेल्थ जनरेशन नहीं समझ पाते हैं। देयर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन इनकम जनरेशन एंड वेल्थ जनरेशन। स्टॉक मार्केट जो है वो आपको वेल्थ जनरेशन सिखाता है। और हम जब भी प्रमोटर से मिलते हैं, मैं आपको बताऊं कि जिस समय हम एसएमई प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रहे थे, बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रहा था,
मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा कि ये आपकी एसएमई एक्सचेंज जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है, एक व्यक्ति नहीं मिला था। और हमने काफ़ी मेहनत की, विगत 10 सालों में हमने बीएससी अकेले ने 2500 सेमिनार किए, जिसमें से 1500-1800 सेमिनार में मैंने खुद भाषण दिया, 400 वेबिनार में भाषण दिया, देश में 36,200 प्रमोटर से मैं खुद मिला हूँ, और तब जा कर के 450 कंपनियों ने अपने आप को लिस्ट कराया। आप समझ सकते हैं कन्वर्जन कितना कम था। तो परेशानी क्यों है, हम क्यों नहीं समझ पाते? इनकम जनरेशन समझते हैं, वेल्थ जनरेशन नहीं समझ पाते हैं। और अगर हमको वेल्थ जनरेशन करना है, अगर हमको रियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, 27 करोड़ लोगों को अगर आपको रोजगार देना है, तो हमारी जो बैकबोन है, देश की जो बैकबोन है, वो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। जब तक हम उसको स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, तब तक इस देश को की जो है हम डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। और इस सब के लिए जो है हम कटिबद्ध हैं, बैंक्स कटिबद्ध है, और जो भी सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं वो कटिबद्ध हैं कि हम किस तरह से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को प्रबल बनाएं। और इसके चलते ही 10 साल पहले जो है हमने ये एसएमई प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। हम पहले स्टॉक एक्सचेंज बने जो हमने एसएमई प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, और विगत 10 सालों में इस एसएमई प्लेटफॉर्म ने, बीएससी की जहाँ तक मैं बात करूँ, 363 कंपनियों को हमने यहाँ पे जो है लिस्टिंग कराया है बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म में। प्राइमरी मार्केट से इन 363 कंपनियों में ने 3,840 करोड़ रुपया रेज किया है, और सेकेंडरी मार्केट से उन्होंने और 500 करोड़ रुपया जो है इस मार्केट से निकाला है। और आज इन 363 कंपनियों की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 54,000 करोड़ है, 54,000 करोड़। और मुझे बहुत समय यही नहीं समझ में आता, जब इन 36,200 प्रमोटर से हम मिले तो हमने उनसे पूछा कि आप लिस्ट क्यों नहीं करते? तो 99.9% कंपनियों को जब हमने काफ़ी कन्विंस किया, तो लास्ट में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि नहीं नहीं सर, आप सब कुछ तो अच्छा बोलते हैं, लेकिन इससे बुरा क्या हो सकता है? मतलब हमने जो उनको 2 घंटा अच्छाई बताई, उसके ऊपर ध्यान उनका नहीं गया, वो चीज़ खोज रहे थे जिससे बुरा हो सकता है। और वो मुझे तो नहीं समझ में आया। मैंने उनको अच्छाई, अगर आप बिजनेस कर सकते हो और इतना रिस्क ले सकते हो, तो आप लिस्टिंग क्यों नहीं करवा सकते हो? और इससे कुछ नहीं है। हम हर हमेशा कहते हैं लिस्टिंग मतलब होता है आप अपना शेयर्स दे रहे हैं और आप इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं आप आपका शेयर्स लो। और ये बैंक फंडिंग की तरह नहीं है, ये बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है इन्वेस्टर्स की तरफ से। और हम हर हमेशा कहते हैं फॉर प्रमोटर्स स्टॉक एक्सचेंज इज द सेफेस्ट प्लेस टू रेज फंड, एंड फॉर द इन्वेस्टर्स इज द रिस्किएस्ट प्लेस टू गिव फंड्स टू द प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स के लिए जब इतना ये सेफ प्लेस है, तो उनको लिस्टिंग क्यों नहीं करना चाहिए? मैं बार बार उनको समझाता हूँ। मैं ये भी कहता हूँ कि इस दुनिया में सिर्फ 2 लोग ही जो है वो पेपर या नोट प्रिंट करते हैं। एक आपके कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो है वो नोट प्रिंट करते हैं, आपको 2,000 रुपये का नोट दिया जाता है, उसके नीचे आप लिखते हैं आई प्रॉमिस टू पे द बियरर 2,000 रुपये। मैं धारक को 2,000 रुपया अदा करने का वादा करता हूँ। ये रुपया क्या है? ये देश की, इस इंडिया की जो है इक्विटी है। अगर इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो रुपी अप्रिशिएट होता है, अगर इकोनॉमी वीक होती है तो रुपी डिप्रिशिएट करता है। इसी तरह जो एक दूसरा व्यक्ति होता है जो लिस्टिंग के लिए जब प्रमोटर आते हैं तो वो भी नोट प्रिंट करते हैं, वो अपने इन्वेस्टर्स को नोट देते हैं, इन्वेस्टर्स को कहते हैं आप हमारे शेयर्स लो। इन्वेस्टर शेयर लेता है, कंपनी की ग्रोथ अच्छी होती है तो प्रमोटर को पैसे नहीं पे करने पड़ते इन्वेस्टर्स को। जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, जो शेयर की प्राइस एप्रिशिएट होती है, उसी से इन्वेस्टर पैसे कमाता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ते कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, शेयर प्राइस घटी, तो भी आपको इन्वेस्टर्स को जो है पैसे नहीं देने हैं। वो इन्वेस्टर रिस्क ले रहा है आपकी कंपनी के ऊपर, आपका पार्टनर बन के। तो इसका मतलब क्या है? आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर से भी ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपके अगर कंपनी के शेयर्स ऊपर बढ़ गए तो इन्वेस्टर्स को फ़ायदा है, आपका तो फ़ायदा है ही, लेकिन अगर आपकी शेयर की प्राइस घटी तो कोई आपके घर पे आकर के तांडव नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको जो जितने भी प्रमोटर्स हैं उनको ये चाहिए कि वो स्टॉक एक्सचेंज में आए,
आप यहाँ से पैसा जुटाएं, आप अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएं, उसको ग्रो करें और इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करें। आज से 10 से 15 साल पूर्व ना बैंक के एम्प्लॉय इस तरह के इवेंट में जाते थे, केबिन में रहते थे, ना अजय ठाकुर कोई या एनएससी के लोग कहीं बाहर जाते थे, प्रमोटर्स को समझाते थे, इतने सारे मीडियम्स नहीं थे। आज खुद स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स जो है या कंसल्टेंट या एडवाइजर सब आपके सामने आ रहे हैं। मतलब प्यासा कुआं के पास नहीं जा रहा है, कुआं प्यासा के पास आ रहा है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम बाल्टी लेकर के उस कुएं से पानी निकालिए और पिए। हम यही चाहते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट है, कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की हम क्यों बात करें, हम 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात क्यों नहीं करें, हम चाइना के नज़दीक क्यों नहीं पहुँचे, हम यूनाइटेड स्टेट्स के नज़दीक क्यों नहीं पहुँचे। ये तभी संभव हो सकता है जब इस देश के उद्योगों का विकास हो, और उसके बिना ये संभव नहीं है। एथिकल प्रैक्टिसेस बिजनेस में लाना बहुत ज़रूरी है। हम स्टॉक एक्सचेंज के लोग एक रेगुलेटर हैं और हम हर हमेशा चाहते हैं कि ये सारे जो बिजनेसेस हैं और उसके साथ साथ इन्वेस्टर्स का भी ग्रोथ हो। बिजनेस का ऊपर जाना नीचे जाना संभव है, लेकिन कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस करके इन्वेस्टर्स को जो है हम प्रॉब्लम में नहीं डालें। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से सारी चीज़ें अपने प्लेस में हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लिस्टिंग के। हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लिस्टिंग करना इतना परेशानी का सबब नहीं है। आप ये ना सोचें कि ये लिस्टिंग करना मतलब बहुत बड़ा पहाड़ खोदने के समान है। हमने इसको काफ़ी सिंपल रखा है। अगर आपकी कंपनी 3 साल पुरानी है, उसमें किसी 1 साल आपकी कंपनी में प्रॉफिट है और 1.5 करोड़ की आपकी नेट टेंजिबल एसेट है, तो आप अपनी कंपनी को BSE SME प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करा सकते हो। हम आपको रेड कारपेट वेलकम करेंगे, हम आपके ग्रोथ में आपके सहायक होंगे और आप जितने बड़े बनोगे उतना हमको अच्छा लगेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट है जो आपने, एक तो आप फंडिंग ले सकते हैं, दूसरा बेनिफिट है आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो सकती है, तीसरी आपको क्रेडिबिलिटी मिलती है, आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है, लोगों को आपके ऊपर विश्वास होता है, आपकी वैल्यूएशन बढ़ती है, अनलॉकिंग ऑफ द वैल्यू कहते हैं, वेल्थ क्रिएशन होता है, और एट द लास्ट क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है तो ओवरऑल इस देश का विकास होता है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपनी कंपनी को BSE SME प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग कराइए, अपने आप को ग्रो कराइए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ हम नहीं देखते हैं उससे हमारा ज़्यादा विकास होता है। ये आप शेयर्स देख नहीं पाते, लेकिन उससे ज़्यादा विकास होता है। आप आइए और अपने आप को अपनी इस स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराइए। मेरे ख्याल से समय का अभाव है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मैं ऑर्गेनाइजर का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मैं आप सबके सामने यहाँ खड़ा होकर आप सबका उद्बोधन कर सका। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।